नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे एनिडेशन और अलीलोपैथी के बारे में। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एनिडेशन, सबसे पहले हम जानते हैं कि एनिडेशन क्या होता है। एनिडेशन का मतलब होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन। वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन किसके बीच में हो रहा है? मेन क्रॉप और उसके साथ जो हमने एक इंटरक्रॉप लगाई है उन दोनों के बीच में। तो ये इंटरैक्शन क्यों होता है? जब हम क्रॉप्स को एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लगाते हैं तो जो दो कंपोनेंट स्पीसीज़ जो हैं उन दोनों कंपोनेंट स्पीसीज़ आपस में इंटरैक्ट करती हैं। ये इंटरैक्शन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एक स्पीसीज़ जो लगाई गई है वो दूसरी स्पीसीज़ को अफेक्ट करती है और उस स्पीसीज़ के इफ़ेक्ट की वजह से वो जो मेन स्पीसीज़ है वो एनवायरनमेंट में अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो उसका जो रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं एनिडेशन। तो ये एनिडेशन दो टाइप से हो सकता है। अगर इन स्पेस हो रहा है, स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर वो हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे स्पैशियल एनिडेशन, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे टेम्पोरल एनिडेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक क्रॉप प्लांट, कोई भी क्रॉप हो तो वो दो तरीके से ग्रो करती है। या तो वो शूट की लेंथ ग्रो होगी या वो रूट की लेंथ में ग्रो होगा। तो ये दोनों चीज़ें कैसे कैसे एक क्रॉप की दूसरे क्रॉप से अलग हो सकती हैं और वो किस तरह से इंटरैक्ट करेगा। तो और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हम ऐसी कौन सी क्रॉप्स को एक साथ लगा सकते हैं जो एक तरीके की न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को अफेक्ट ना करें और आपस में इस तरह से इंटरैक्ट करें कि दोनों क्रॉप्स को उनकी डिमांड्स बराबर बराबर फुलफ़िल हो सके और उनके बीच में कोई कंपटीशन ना हो। तो हम इस टाइप के इंटरैक्शन की वजह से ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन शो करें। तो स्पेशल एनिडेशन को अगर हम समझेंगे, स्पेशल एनिडेशन की जैसे हमने बात की कि विद रिगार्ड्स टू स्पेस है, तो इसको सबसे अच्छी तरह हम समझ सकते हैं मल्टी स्टोरी या मल्टी लेयर क्रॉपिंग में। मल्टी लेयर क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जिनकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं। कुछ प्लांट्स को, जैसे कि हमने बात की थी कि शूट की लेंथ में ग्रो करते हैं और रूट की लेंथ में ग्रो करते हैं, तो जो कुछ प्लांट्स जिनकी शूट को जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए तो उनको हम हायर लेयर्स में लगा लेंगे, और जिसको कम लाइट चाहिए हम उसको लोअर लेयर्स में एज एन इंटरक्रॉप लगा सकते हैं कि वो जो बड़ी वाली लेयर में जो लग रहा है प्लांट वो शैडो करेगा छोटी वाली लेयर के प्लांट को। तो उससे क्या होगा कि जिसको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो नीचे लग जाएगा और उसको धूप उसकी रुक जाएगी, और जिसको धूप ज़्यादा चाहिए वो ऊपर रह सकता है, ज़्यादा धूप खा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम मल्टी लेयर क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो स्पेशल एडिशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ था मल्टी लेयर क्रॉपिंग में। दूसरा, हमने अगर बात की थी कि रूट की सेंस में ग्रो करता है, तो कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो बहुत डीप जाती हैं, टैप रूट सिस्टम जो बहुत नीचे तक जा रहा है, तो वो लोग नीचे जाकर ज़्यादा नीचे जाके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हालांकि उसके साथ हम किसको लगा सकते हैं? शैलो रूटेड स्पीसीज़ को, जिनकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं होती, ऊपर ऊपर ही होती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो अलग अलग लेयर्स से न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। जो डीप रूटेड क्रॉप को अगर हमने शैलो के साथ लगाया तो डीप रूटेड वाला ज़्यादा डीप जाके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा एक डीपर लेयर से, और जो शैलो रूटेड है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा एक दूसरी शैलो लेयर से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये होता है स्पेशल एनिडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरल एनिडेशन की। टेम्पोरल एनिडेशन का मतलब होता है कि एनिडेशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा हो तो इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कैसे हो सकता है एनिडेशन? जैसे कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन सब की एक पीक रिक्वायरमेंट का टाइप होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो अब क्या है कि हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करें या तो जिनका नेचुरल हैबिटेट बिल्कुल अलग हो, या फिर उन दोनों क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन ज़ीरो हो। तो क्या कर सकते हैं हम ज़ीरो कंपटीशन करने के लिए कि हम ये देख सकते हैं कि ओके, कौन से प्लांट की पीक रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की या लाइट की कब है।
तो उस क्रॉप को हम ऐसी क्रॉप के साथ ग्रो कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट दूसरे टाइम पे हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रो कर सकते हैं मेज़ और उड़द मूंग को साथ में। मेज़ का जो न्यूट्रिएंट की पीक डिमांड होती है वो 50 डेज़ आफ्टर सोइंग होती है, जबकि उड़द या मूंग की जो होती है वो 30 to 35 डेज़ आफ्टर सोइंग पीक डिमांड होती है। दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न हम इसी में ले सकते हैं ग्राउंडनट, रेड ग्राम, सॉरगम, रेड ग्राम, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। तो इनका क्या होता है फिर जब इनकी डिमांड्स का टाइम अलग अलग है तो अलग अलग टाइम पे डिमांड करेंगे तो उनके बीच में कंपटीशन कम होगा, तो इसको बोलते हैं हम टेम्पोरल एनिडेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलीलोपैथी की। अलीलोपैथी का मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरैक्शन जो कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है या नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकता है। तो एक कॉम्पिटिटिव इंटरैक्शन या एक नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरैक्शन जो दो क्रॉप्स के बीच में हो रहा है एक इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में, तो हम उसको बोलते हैं अलीलोपैथी। और वो क्यों होता है इंटरैक्शन? क्योंकि एक क्रॉप या दूसरी क्रॉप ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करती है जो प्रमोट करते हैं या ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है जो इनहिबिट करते हैं दूसरे क्रॉप के सर्वाइवल को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूरी तरह से अलीलोपैथी बोलते हैं। तो ये टर्म सबसे पहले कॉइन किया था 1937 में हैंस मॉलिश ने। तो ये इंटरैक्शन जो है कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो हमारा जो सनफ्लावर है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अलीलोपैथी का। सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर को जब हम ग्रो करते हैं तो वो एक ऐसे अलीलोपैथिक केमिकल्स रिलीज़ करता है रूट से सॉइल में, जो कि दूसरे क्रॉप्स के ग्रोथ को या जर्मिनेशन को ही सस्पेंड कर देते हैं, तो वो हो ही नहीं पाता उसके साथ। इवन सनफ्लावर के जो रेसिड्यूज़ हैं वो भी अलीलोपैथिक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। तो एक सफिशिएंट टाइम पीरियड लेना पड़ता है सनफ्लावर के हार्वेस्टिंग और दूसरी क्रॉप के ग्रो करने में। तो अलीलोपैथी से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या मतलब हमारे को किस तरह से हम कौन कौन सी क्रॉप साथ में ले सकते हैं और कितने टाइम के बाद ले सकते हैं और किसको साथ में लेना है और किसको साथ में नहीं लेना है। तो इस तरह से क्या होता है कि क्रॉप फेलियर के चांसेस को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हमें अलीलोपैथी की जानकारी हो तो क्या होता है कि अगर हमारे को ये सब चीज़ें पता हो तो हम एक क्रॉप को दूसरी क्रॉप्स के नुकसान से बचा सकते हैं। और होता क्या है कि अब जैसे सनफ्लावर की बात हमने की, तो सनफ्लावर और के हार्वेस्ट के बाद कम से कम 15-20 दिन का टाइम लैप्स लेना पड़ता है दूसरी क्रॉप को ग्रो करने से पहले। उससे क्या होता है कि दूसरी क्रॉप जो है उसको हम अलीलोपैथिक इफेक्ट से बचा सकते हैं सनफ्लावर के। और उसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि सनफ्लावर का जो डिकम्पोजिशन होगा इन 15-20 दिनों में, उससे क्या होगा कि उस रेसिड्यू का जो नाइट्रोजन है वो हमारी सॉइल में जाएगा और सॉइल जब नाइट्रोजन जाएगा तो मिनरलाइजेशन होगा, तो हमारी सॉइल एनरिच होगी। तो इस तरह से हमें अगर पता हो कि ये वाली क्रॉप हमें एलीलोपैथिक इफेक्ट शो कर रही है तो हम उसको जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में। तो जो हमारा एलीलोपैथी होता है वो भी दूसरे दो टाइप्स का हो सकता है, ट्रू एलीलोपैथी और फंक्शनल एलीलोपैथी। ट्रू एलीलोपैथी की अगर हम बात करें तो ट्रू एलीलोपैथी जो है उसका मतलब होता है डायरेक्टली कोई क्रॉप जो है या कोई प्लांट जो है वो ऐसा केमिकल रिलीज़ कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे वाले के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो हो गया हमारा ट्रू एलीलोपैथी। फंक्शनल एलीलोपैथी का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिकर्सर रिलीज़ हुआ जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लिया और फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस सब्सटेंस को ऐसा बना दिया, उसको एक्टिव सब्सटेंस में क्रिएट कर दिया कि उसकी एक्टिविटी मतलब जब तक वो माइक्रोब के अंदर नहीं गया है तब तक वो इनएक्टिव है। वो सब्सटेंस जब माइक्रोब ने उठाया तो उसके बाद वो एक्टिव हुआ और उसके बाद उसने कुछ इफेक्ट शो किया, तो इसको बोलते हैं हम फंक्शनल एलीलोपैथी। एलीलोपैथी को हम दो तरह से देख सकते हैं, एलो इनहिबिशन और ऑटो इनहिबिशन। तो एलीलोपैथी का जो मैकेनिज्म होता है वो दो टाइप का हो सकता है, ऑलो इनहिबिशन या ऑटो इनहिबिशन।
ऑलो इनहिबिशन क्या होता है कि जो स्पीसीज़ एक केमिकल रिलीज़ कर रही है वो दूसरे प्लांट को की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ऑटो इनहिबिशन का मतलब होता है कि जो टॉक्सिन रिलीज़ हो रहा है उसको इफ़ेक्ट करेगा जो स्पीसीज़ उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो ये दो टाइप का मैकेनिज़्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलीलो केमिकल्स की। तो अलीलो केमिकल्स जैसे कि हमने अभी देखा कि ये वो केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स ने रिलीज़ किया जो एलीलोपैथी शो करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में किस तरीके का केमिकल रिलीज़ करेंगे। और इस तरह से क्या होता है कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो उनका क्या इफ़ेक्ट होगा और कितना वो रिलीज़ करेंगे। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रूट से एक्सुडेट्स रिलीज़ करते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो शूट से रिलीज़ करते हैं। तो जैसे हमने बात की थी अभी सनफ्लावर की, तो हमारा सनफ्लावर हो गया, वॉलनट हो गया, कोकुम्बर हो गया, पीच हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रूट्स एक्सुडेट्स के थ्रू अलीलो केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं जो उनके आसपास ग्रो होने वाले प्लांट्स को उनकी ग्रोथ को सस्पेंड करेंगे। दूसरे जो अलीलो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं एरियल पोर्शन से, और ये अलीलो केमिकल ऊपर से मतलब एरियल पोर्शन से रिलीज़ हो रहे हैं और रेन ड्रॉप के साथ सपोज़ वो केमिकल्स ग्राउंड पे आ गए। अब उससे क्या होता है कि जैसे यूकेलिप्टस ग्लोबुल्स में होता है कि वो जो अलीलो केमिकल्स आते हैं रिलीज़ होके एरियल प्लांट से वो रेन वाटर के साथ ग्राउंड पे आ गए, और ग्राउंड पे आने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसके नीचे अगर भी मस्टर्ड सीड्स हैं तो उनके जर्मिनेशन को वो सस्पेंड कर देते हैं। नेक्स्ट हमने तीसरे टाइप का बात किया था सनफ्लावर की। तो सनफ्लावर क्या होता है कि सनफ्लावर अपने डिकम्पोजिशन के बाद भी अलीलो केमिकल्स रिलीज़ करता है। तो उससे क्या होता है कि वो जैसे जैसे डिकम्पोज होगा उसके बाद वो अपने साथ उसके ऊपर हम कुछ टाइम तक कोई और क्रॉप नहीं लगा सकते। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन होता रहता है अलीलो केमिकल्स का। इसके अपोजिट कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे कि हमारे लेग्यूम्स हैं, तो वो लेग्यूम्स क्या करते हैं दूसरे क्रॉप को मतलब इस तरीके के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो दूसरे क्रॉप को क्या करते हैं बेनिफिट पहुंचाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं वो। तो उस चीज़ को हम कहाँ डालेंगे, उसको हम नेगेटिव एलीलोपैथी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एलीलो केमिकल्स किस टाइप से एक्ट करते हैं। तो एलीलो केमिकल्स हमारे 3 टाइप से एक्ट करते हैं, या तो वो रूट एक्सुडेट होगा, या तो वो शूट एक्सुडेट होगा, या फिर वो डिकम्पोज होने के बाद हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा एलीलो केमिकल्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेग्यूम इफेक्ट की। लेग्यूम इफेक्ट जैसे कि हमने अभी बात की थी नेगेटिव एलीलोपैथी की। तो लेग्यूम क्या होता है, लेग्यूम्स को अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम में लगाते हैं तो क्रॉप रोटेशन में जो हमारे लेग्यूम्स हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरी क्रॉप्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो लेग्यूम इफेक्ट में बेनिफिट हो रहा है, मतलब हमारा जो एलीलोपैथी है उसका उल्टा हो रहा है। तो लेग्यूम्स में क्या करते हैं, जनरली रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी नाइट्रोजन स्टेटस इम्प्रूव होता है, हमें सॉइल में अलग से नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करना पड़ता, हमारी जो दूसरी क्रॉप जो आती है उसको नाइट्रोजन मिलता है। लेग्यूम्स जो है सॉइल फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो जो है उसको ईजिली सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेग्यूम्स जो हैं उनका एक बड़ा इफेक्ट ये होता है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है उनकी वो ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि ज़्यादा कैटायंस एक्सचेंज हो सकते हैं सॉइल से। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे लेग्यूम्स जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोरगम इफेक्ट की। सोरगम इफेक्ट क्या होता है, सोरगम इफेक्ट में हम देखें जैसे हमने कोई भी सीरियल लगाया है या कोई भी क्रॉप लगाई या हमने सोरगम लगाया, तो सोरगम में क्या होता है कि हम जब उसको लगाते हैं तो ये ग्रो बहुत फास्ट करता है, पर क्या होता है कि इसका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है
उसका CN रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिकम्पोजिशन उसका कम होता है, मतलब लेट होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उससे क्या हुआ कि जब धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है तो वो क्या होता है कि सॉइल की जो नाइट्रोजन है वो इमोबिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमें नाइट्रोजन बाहर से ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो सिर्फ यही है। तो सॉर्गम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हमने सॉर्गम लगाया, उसके बाद हमारी जो सॉइल की नाइट्रोजन है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट होगी, जिसकी वजह से हमें बाहर से उसे नाइट्रोजन ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसे बोलते हैं हम सॉर्गम इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटन इफेक्ट की। कॉटन जो है वो सॉइल के डीप डीप लेयर्स तक जाता है और वो जो है वो कम न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करता है। तो अब क्या है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स वो नीचे जाके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि इसके साथ हम जो क्रॉप्स लगाएंगे, शैलो क्रॉप्स को ले सकते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि उनको न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन इफेक्ट। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा सेशन होगा क्रॉप इकोलॉजी पे। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।